अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेशे खिदमत है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के टॉपिक पे करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइज। अपने नए आने वाले व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन चल रहा है। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम पढ़ते चले आ रहे हैं और इस वक्त हम पहुंचे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के ऊपर। तो इस वीडियो से पहले एक टेक्स्ट वीडियो है जिसके अंदर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को डिटेल के अंदर एग्जांपल की मदद से समझाया है कि ये होता क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं और इसके सारे रूल्स को डिस्कस किया गया, यानी एज ए टॉपिक जो है समझाया गया स्टूडेंट्स को। उसके बाद ये करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। और इसके बाद एक और वीडियो है जो कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज है इसी टॉपिक के ऊपर। अब ये जो करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो है, इसका पर्पस क्या है? इसका काफ़ी सारे पर्पस हैं और बहुत से फ़वायद हैं इसको एक्सरसाइज को हल करने के। पहली बात, एक तो ये आपकी असेसमेंट है, सेल्फ टेस्ट है आपका। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट से कि आपने जो पिछली वीडियो में इस टॉपिक को समझा है उसकी कितनी समझ आई है। अगर तो आपकी एक आध गलती हो रही है, इसका मतलब है आपको उस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई। अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब है अभी आपको इस टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये आपकी असेसमेंट है। दूसरी बात यह है कि आपकी रिवीजन भी हो जाती है कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो इन सेंटेंसेस के अंदर तकरीबन रिवाइज हो जाते हैं, वो सारे रूल्स, वो सारी चीज़ें जो हैं। तो ये इसका दूसरा बेनिफिट हो गया। तीसरी चीज़ क्या है कि ये आपके लिए एक प्रैक्टिस मटेरियल है। आपको पता है लैंग्वेज जो है वो प्रैक्टिस से आ सकती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको लैंग्वेज आएगी। सिर्फ रूल्स को सीखने से आप लैंग्वेज जो है उसके ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपका एक प्रैक्टिस मटेरियल भी आपके साथ है। अब इसका काम करने का तरीकाकार ये है कि आपने पहले उस टॉपिक को समझा। यहाँ पे आपकी सेल्फ असेसमेंट होगी इस वीडियो में। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है अच्छी है, इसका मतलब टॉपिक की समझ आ गया, तो नेक्स्ट आप इसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व कर लें, तो वो भी आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल है। आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, मजीद आपको पता चल जाएगा कि जो है आपको कितनी समझ आई है। उसका फॉर्मेट जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट फॉर्मेट से वो आपको बताई गई है, सॉल्व करवाई गई एक्सरसाइज। तो उससे आपकी मजीद जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्मेंस वीक है, अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो फिर आप इसके बाद फ़ौरन से नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व ना करें। उसका तरीका फिर ये है कि अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस लो है तो आप पीछे जाकर दोबारा जो है इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को देखें। चाहे आप पूरी वीडियो देख लें या इसके बोर्ड को देख लें। आपको बताया हुआ है कि बोर्ड भी आपका क्या है, ये आपके नोट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी टाइम सेविंग है कि आपको पूरी वीडियो को नहीं सुनना पड़ेगा। आप ये बोर्ड को देखेंगे तो आपको चीज़ें याद आ जाएंगी, आपका रिपीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कहीं से ज़रूरत महसूस हो कि वीडियो सुननी है, तो वहाँ से जाके आप जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लग रहा है वहाँ से एग्जैक्ट वहाँ से जाके आप वीडियो को फॉरवर्ड करके वहाँ से सुन सकते हैं। तो पूरी वीडियो को देखने का जो आपका टाइम है वो सेव हो जाता है। तो आप अगर आपकी इस वीडियो में आपकी परफॉर्मेंस लो है तो आप पीछे जाएँ, इस टॉपिक को दोबारा समझें। उसके बाद फिर आप इसके बाद जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको बाद में सॉल्व करें। तो वो फिर आपकी सेकंड असेसमेंट हो जाएगी कि आपने जब एक दफ़ा करने के बाद ये टेस्ट दिया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस लो नहीं थी, तो दोबारा आपने जो है उसकी रिवीजन जो की है, तो उसको रिवाइज करने से टॉपिक को आपने कितना इम्प्रूव किया है, तो इस चीज़ की असेसमेंट हो जाएगी आपकी सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करने से। दूसरी ये चीज़ होगी। इसके बाद इसके अलावा मैंने इस वीडियो के आखिर में तकरीबन ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं या दूसरी वीडियोस भी हैं, उन तमाम वीडियोस के आखिर में मैं रिकमेंडेड बुक्स की एक लिस्ट देता हूँ जिनके अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। ठीक है, तो इसलिए कि यहाँ पे भी मैं आपको जहाँ तक मुमकिन हो सकता है कि मैं आपको प्रैक्टिस का मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेश करता हूँ। लेकिन यूट्यूब का ये फोरम ऐसा है कि इस पर बहुत सारी वीडियोस मैं सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को टॉपिक को पढ़ाना होता है। इसलिए जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है मैं मैक्सिमम अपनी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करूँ इन एक्सरसाइजेस की सूरत में। तो लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो और होगी भी कि मज़ीद आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए इन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं जो मैंने रिकमेंड की हुई हैं। इजीली अवेलेबल है, किसी भी आम बुक स्टॉल से मिल जाएंगी आपको। अब इन बुक्स को स्टडी करने का तरीका ये है कि सारी बुक्स को आपको जो है लेने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट ग्रेड्स की बुक्स हैं ये, आपने अपनी सूटेबिलिटी को देखना है। अगर आपकी बेसिक्स इंग्लिश कमज़ोर है तो आप जो है वो 8th ग्रेड की
मैट्रिक लेवल की बुक को कंसल्ट करें। अगर आपकी जो है बेसिक इंग्लिश ठीक है, आप एडवांस लर्निंग करना चाह रहे हैं तो आप बैचलर लेवल की बुक को देख लें। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि बुक स्टॉल के ऊपर जाके ये सारी बुक्स को निकाल के एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए, इनका रिव्यू कर लें, देख लें। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कौन सी बुक जो है परचेज करनी चाहिए। एक वक्त में आपने सिर्फ एक बुक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बुक्स को कंसल्ट करना है, ज़्यादा लेबोरियस नहीं करना, चीज़ों को सिंपल रखना है। एक वक्त में एक आध बुक कंसल्ट करें, चाहे वो आप उसको कवर कर लें, ज़रूरत महसूस करें तो फिर नहीं परचेज कर लें। ठीक है, तो ये तरीकाकार है पढ़ाने का। इस तरह से मैं अपने चैनल पे जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ अपनी हर वीडियो में, मेरा मेन फोकस है कि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जो सीखें उसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि सिर्फ रूल्स को सीख लेने से, टॉपिक को समझ लेने से कभी भी आप लैंग्वेज के जो है मास्टर नहीं बन सकते। आप अच्छा तरह से लिखना या बोलना आपको नहीं आ सकता, ये तभी आएगा आपको जब आप लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। अगर आप अच्छा इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका तरीका कार ये है कि एक दफ़ा आप बस बोलें, चाहे आप गलत भी बोल रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आप बोलते जाएं, आप बोलेंगे तो ही आपको बोलना आएगा, आहिस्ता आहिस्ता करेक्शन होती जाएगी। अगर आप अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो फिर इसका तरीकाकार क्या, लिखें, जितना लिख सकते हैं लिखें। एक दफ़ा गलत होगा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा गलत हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी राइटिंग के अंदर करेक्शन आती चली जाएगी। लेकिन उसका तरीका यही है कि बार बार लिखें और बार बार इन टॉपिक को रिवाइज करें। ठीक है, अब उसका तरीका यहाँ पे आसान है, पूरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। जब आपने रिवीजन करना है जस्ट आप बोर्ड देखेंगे, ठीक है, बोर्ड को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी यहाँ से मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, जहाँ से कन्फ्यूजन हो रही है वीडियो को वहां से चला के देख लें। ठीक है, सारी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन में आपका टाइम जो है वो मैंने तरीकाकार ऐसा अपनाया है कि स्टूडेंट जो है वो रिवीजन में उनका ज़्यादा टाइम ना लगे, मैक्सिमम वो रिवाइज कर सकें। तो अब आपने कब तक रिवीजन करनी है, उसका स्टैंडर्ड ये है जब तक कि आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक नहीं हो जाता। अब रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक क्या है, मसलन जैसे हम अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखते हैं, जब नेटिव लैंग्वेज है हमारी आबाई लैंग्वेज, जैसे उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोची, कोई भी हमारी लैंग्वेज है, तो आप देखते हैं कि हमने कभी भी उनके रूल्स को नहीं पढ़ा, कभी नहीं हमें पता, हमने ये जानने की कोशिश की कि इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जी, इसके टेंस क्या है, कैसे, कभी नहीं हम। लेकिन हम लिखते भी ठीक है, बोलते भी ठीक है, समझते भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने उनकी प्रैक्टिस इतनी कर ली है, जब से पैदा हुए हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें समझ आ गई, एक सेंस डेवलप हो गया हमारी लैंग्वेज की। हमें कभी भी रूल्स का नहीं पता होता अपनी नेटिव लैंग्वेज का, लेकिन हम उसको ठीक लिखते हैं। तो वो क्या है कि लिखते हुए हमें रूल्स का सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है वो ठीक लिख रहा होता है। तो ये है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। तो अब इंग्लिश है, ये हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो अब इसका तरीका का जो प्रॉपर है वो यही है कि आप इसको यूज़ करें, आप इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग करें जितनी कर सकते हैं। आप रीडिंग करते रहें साल 2 3 4 5 साल में आप इसके मास्टर बन जाएंगे। और आपको ना टेंस जो है वो समझने की ज़रूरत है, ना आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है, ना आपको ग्रामर समझने की ज़रूरत है। आप जस्ट रीडिंग से ही मास्टर बन जाएंगे लैंग्वेज के। ये प्रॉपर तरीका है। लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हमने लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर इसको तैयार करना है, हमने एग्जाम में अपीयर होना है, तो फिर ये जो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ये जो हम टेंसेस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक शॉर्ट वे है लैंग्वेज को सीखने का। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपको लैंग्वेज नहीं सिखा सकती, ये लैंग्वेज से आपकी फेमिलियरिटी डेवलप करवाती हैं। ठीक है ना, आपको एक्सपोजर देती हैं। लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अब ये अब हम शॉर्ट वे में इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि ये जो रूल्स आप सीखते हैं, एक टॉपिक को पढ़ते हैं, तो बस उसकी प्रैक्टिस करें, जितनी कर सकते हैं करते रहें करते रहें करते रहें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि जो रूल्स हैं, ये जो चीज़ें सीखी हैं ना आपने, ये आपका जो एक लाशऊर है उसके अंदर फीड हो जाएंगी। फिर क्या होगा, फिर लिखते हुए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि यार यहाँ पे कौन सा रूल लगाना था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, यहाँ पे एक्यूजेटिव फॉर्म आएगी या नॉमिनेटिव, ऐसा कुछ भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस आप लिखते चले जाएंगे, लेकिन बाद में जब अपनी राइटिंग चेक करेंगे तो ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होगी। तो ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स से मुराद ये है कि जब आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मुद्दे के ऊपर, जो टॉपिक है, जो थीम है, उसके ऊपर तो आपका फोकस हो। लैंग्वेज के बारे में आपको सोचना ना पड़े कि यहाँ पे मैंने ठीक कैसे करना था, या मेरी गलती हो रही, ये ना सोचना पड़े। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो कभी तो आप लिख ही नहीं सकते, ना फ्लुएंटली बोल सकते हैं, ना फ्लुएंटली लिख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं हो जाता लैंग्वेज को लिखने में, समझने में, बोलने में, तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करते जाना। जब आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाए, यानी लिखते हुए आपको लैंग्वेज पे सोचना ना पड़े, तो उसका मतलब क्या कि अब आपकी प्रोफिशिएंसी जो है उस लैंग्वेज के अंदर सेटिस्फैक्ट्री है, आप उस लैंग्वेज के माहिर बन गए हैं जी। तो अब इस वीडियो में आपने काम इस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है।
इसमें एक जो रेड इंक में लिखे हुए ये इनकरेक्ट सेंटेंसेज हैं, यहाँ पे क्या है ग्रीन इंक में जो लिखे हुए वो करेक्ट सेंटेंसेज हैं। तो मैं वन बाय वन तमाम सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा, यानी ये इनकरेक्ट है तो क्यों है और उसको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने जब स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आपने करेक्ट सेंटेंसेस को छुपा लेना है, आपने इनकी तरफ नहीं देखना, आपने इन इनकरेक्ट सेंटेंसेस को खुद से करेक्ट फॉर्म में लिखना है, अपनी तरफ से इनको ठीक करने की कोशिश करनी है। फिर आपने अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको यहाँ पे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं इनसे टैली कर लेना है। तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है, जितनी गलतियां आपकी हो रही हो आपके सामने होगा, वो आपका रिजल्ट है, वो आपकी असेसमेंट है। अगर आपकी एक आध गलती है इसका मतलब है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गया, नेक्स्ट आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो फिर आप पीछे जाकर टॉपिक को रिवाइज करें। और जो आपकी गलतियां हुई हैं अब आपने उसको समझना है कि ये गलतियां क्यों हुई हैं, इनकी करेक्शन ये सेंटेंस इस तरह से करेक्ट कैसे हो रहा है। तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, आपने वीडियो पॉज की हुई है, उस वीडियो को आप चलाएं और आप एग्जैक्ट वहां से जाकर देख लें जहां से मैं वो सेंटेंस को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तमाम सेंटेंस की करेक्शन करवानी है। तो आपने खुद से जब सॉल्व करना है, आपने सिर्फ उन सेंटेंसेस को देख लेना है जो आपके गलत हुए हैं। अगर आप पूरे सारी वीडियो देखना चाह रहे हैं शौक से तो वो भी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे मैं आपकी टाइम सेविंग के लिए कह रहा हूँ कि जो सेंटेंसेस आपके गलत हुए हैं जस्ट आप उसको जाके आगे करके वीडियो को फॉरवर्ड करके वहां से सुन लें कि मैंने उसको उनकी करेक्ट फॉर्म को कैसे एक्सप्लेन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस एक्सरसाइज को। हमारे पास पहला सेंटेंस है हु आर यू लुकिंग। ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब ये गलत क्यों है देखें। फिर वही बात कि अगर आपने पहले इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को ही ना समझा तो आपको इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आएगी। अगर किसी ने वो नहीं समझी तो पहले वो वीडियो देखे, वरना आपको नहीं समझ आएगी कि यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ जी। अब इसकी ये करेक्ट तब होता हु आर यू लुकिंग टू होता, या तो टू होता या होता हुम आर यू लुकिंग। ठीक है, आप अगर किसी इंसान देखे ना, हु जो है ये पर्सन्स के लिए है, तो पर्सन्स अगर होता, अगर हु यूज करना है तो टू होता या यहाँ पे हुम होता। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे अगर गौर करें तो सेंस जो है ना, राइटर वो ये देना चाह रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं। तो अब क्या देखने में जरूरी नहीं है कि इंसानों की बात हो रही है, कोई बेजान चीज भी हो सकती है। तो प्रॉपर जो इसका जवाब जो है ना सेंस के मुताबिक बनना है, व्हाट आर यू लुकिंग, आप क्या देख रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट आर यू लुकिंग, तो हु आर यू लुकिंग गलत है, व्हाट आर यू लुकिंग करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, हु आर यू डूइंग, ये तो बड़ा क्लियर है। अब करना जो है ये मतलब हु आर यू, आप किसी बंदे को तो नहीं ऐसे कहा जा सकता ना कि आप जिशान को कर रहे हो, आप इमरान को कर रहे हो, आप नवीद को कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यहाँ पे हु यूज ही गलत हुआ है। यहाँ पे सेंस क्या बनने जा रही है, आप क्या कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हु नहीं आएगा, व्हाट आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है व्हिच इज एन अम्ब्रेला जी। अब ये विच आपको पता है ये तब यूज होना है जब लिमिटेड नंबर का कॉन्सेप्ट हो, यानी सेंस बन रही हो किसी सेंटेंस में और सिलेक्शन का एलिमेंट हो। अब यहाँ पे एन अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है ही एक, अगर तो होता ना विच इज ऑफ योर अम्ब्रेलाज, ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस यहाँ पे विच यूज होना था। यहाँ पे एक ही अम्ब्रेला की बात हो रही है तो विच तो यूज ही नहीं हो सकता ना। विच तो तब यूज होगा दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, लिमिटेड नंबर्स हैं, ठीक है, और आपने उसमें सिलेक्शन करनी है तो फिर विच यूज होगा। विच का मतलब होता है कौन सा या जौन सा, तो इसका मतलब है विच यहाँ पे गलत है, करेक्ट क्या होगा व्हाट इज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट सेंटेंस है whom did they fight each other for। अच्छा जी, अब इसमें whom गलत है, वजह क्या है देखिए। अगर तो each other ना होता whom did they fight for, तो फिर चलो कुछ समझ आती थी कि वो किसी से क्यों लड़े, किस चीज के लिए लड़े हैं, किसी से किस चीज के लिए लड़े हैं, ठीक है। whom मतलब किसी से बात बन रही। अब यहाँ पे each other है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट तो ये बन गया ना, ठीक है, दे सब्जेक्ट है, फाइट वर्ब है, ईच अदर जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है, कि वो आपस में ही लड़े हैं। तो लड़ वो आपस में रहे हैं, इसलिए होम की तो कोई प्लेस ही नहीं बन रही, होम बीच में से कहां से आ गया। देखिए ना, वो लड़े हैं आपस में लड़े हैं, किसी दूसरे से तो किसी और से तो लड़े ही नहीं जो हम होम कहें, ठीक है, इसलिए यहाँ पे होम नहीं आएगा। असल में सेंस जो है सेंटेंस की ये बनना चाह रही है कि वो आपस में किस बात पे लड़े हैं, किस लिए लड़े हैं, किस चीज के लिए लड़े हैं। तो यहाँ पे फिर होम नहीं आएगा। व्हाट डिड दे फाइट ईच अदर फॉर, फॉर मतलब व्हाट फॉर है ना, तो प्रेपोजिशन को हम एंड पे ले गए, व्हाट स्टार्ट में, फॉर एंड पे ले गए, वो किस लिए लड़े हैं आपस में, ठीक है। तो होम नहीं आएगा, व्हाट जो है वो करेक्ट सेंटेंस में होगा। विच इज
विच इज हाउस वर्थ, हाँ जी ये भी गलत है। विच तब होगा जब दो घर हैं, दो से ज्यादा घर हैं और सिलेक्शन का एलिमेंट है, तो विच रॉन्ग है। विच इज हाउस वर्थ, जो घर है उसकी कीमत क्या है, उसकी मालियत क्या है। whom have you decided to go, हाँ जी। अब यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, फैसला करना और जाना ये वर्ब है। whom जो है ये यहाँ पे एडजस्ट नहीं होता, यानी whom जो है ये जाने का या डिसाइड करने का जो एक्शन है इसको रिसीव ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसलिए ये whom यहाँ पे गलत है। एक्चुअल करेक्ट सेंटेंस होगा व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू गो, आपने जाने के बारे में क्या फैसला किया है, ठीक है, ये इसकी सेंस बन रही है। ये अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना आपकी सेंस जो है वो डेवलप होती जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि लैंग्वेज में ज़्यादा जो रोल होता है ना वो आपकी कॉमन सेंस का होता है। वो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं फिर आपकी एक कॉमन सेंस जो है वो लैंग्वेज को समझने की और यूज़ करने की डेवलप हो जाती है जी। अच्छा जी, whom did he put, अब यह whom मतलब किसी बंदे की बात कर रहे हैं तो बंदे को तो नहीं रखा जा सकता ना, तो ये गलत है, whom नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा what did he put, उसने क्या रखा। what is better struggle or legacy, अच्छा जी अब वही बात, struggle और legacy दो चीजें हैं, उसमें से आपने सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन का एलिमेंट आ गया तो which यूज होता है, what नहीं यूज होता, तो ये गलत है। करेक्ट क्या होगा which is better struggle or legacy। नेक्स्ट है व्हाट इज योर बाइक, अच्छा अगर यहाँ पे योर ना होता तो फिर सेंटेंस ठीक था, ये व्हाट इज बाइक, बाइक क्या होती है, ये क्या है, लेकिन चूंकि योर आ गया इसका मतलब है यहाँ पे सिलेक्शन आ गया ना, तो सिलेक्शन में फिर ये विच आएगा, यानी कोई बाइक है दो या दो से ज्यादा, तो उसमें से क्वेश्चन करने वाला ये पूछ रहा है कि उन दोनों में से आपकी कौन सी है, तो व्हाट नहीं आएगा, करेक्ट सेंटेंस होगा विच इज योर बाइक। नेक्स्ट है व्हाट ऑफ दीज पेंसिल्स विल यू टेक, हाँ जी अब ज्यादा पेंसिल्स हैं, आपने लेनी है, सिलेक्शन का एलिमेंट है, सिलेक्शन की टोन आ रही है, तो व्हाट जो है ये गलत है। करेक्ट क्या होगा विच ऑफ दीज पेंसिल्स विल यू टेक, इन पेंसिल में से आप कौन सी पेंसिल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हु ऑफ आवर फ्रेंड्स इज इल, हाँ जी तो हमारे दोस्तों में से कौन सा दोस्त बीमार है, अब कौन सा आ गया, बहुत सारे दोस्त हैं, लिमिटेड नंबर्स आ गए हैं, उसमें आपने सिलेक्शन करनी है, तो विच आएगा, हु नहीं आएगा। विच ऑफ आवर फ्रेंड्स इज इल, हमारे दोस्तों में से कौन बीमार है जी। whom of you has done this, जी अब ये जब ऑफ आ जाता है ना इसका मतलब है सिलेक्शन है, ठीक है। विच ऑफ यू यहाँ पे आएगा, होम नहीं आएगा। ऑफ यू यानी बहुत से लोगों में से चंद किसी ने कोई काम किया है तो पूछा जा रहा है कि आप में से किसने ये किया, तो होम आपका गलत है, विच ऑफ यू हैज डन दिस ये करेक्ट फॉर्म होगी। हु ऑफ द बॉयज कैन प्ले द बेस्ट, अब देखिए यहाँ पे फिर ऑफ आ गया है और बॉयज है, लिमिटेड नंबर्स है, ऑफ द बॉयज लड़कों में से, अब सिलेक्शन का एलिमेंट है तो हु गलत है, विच आएगा। विच ऑफ द बॉयज कैन प्ले द बेस्ट, ये लड़कों में से कौन बेहतर खेल सकता है। विच हैज माई कार, ठीक है, अब यहाँ पे अगर तो विच इज माई कार होता, ठीक है, मेरी कार कौन सी है, फिर ठीक है। अब हैज है, रखने की बात हो गई है, तो एलिमेंट जो है सिलेक्शन का नहीं आ रहा, किसी ने रखी हुई है। अब कार को कौन रख सकता है, कोई बंदा ही रख सकता है ना, किसी बंदे के पास ही हो सकती है, तो विच हैज माई कार गलत है। हु हैज माई कार, मेरी कार किसके पास है या मेरी कार किसने रखी हुई है या किसने ली हुई है। अच्छा जी whom am I speaking to प्लीज, अगर यहाँ पे टू ना होता तो फिर ठीक था, ये whom am I speaking प्लीज, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई बंदा टेलीफोन सुन रहा है और उसको पहचान में नहीं आ रहा है कि वो बंदा अगला बोलने वाला कौन है, तो उससे क्वेश्चन कर रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यह whom नहीं आएगा। who am I speaking to प्लीज, बराए मेहरबानी मुझे बताइए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, ठीक है। whom did he speak to, अब देखें ना टू ना होता तो ठीक था, ये whom did he speak, ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू आ गया तो देखें जब एंड पे प्रेपोजिशन टू है तो यहाँ पे फिर whom नहीं आएगा, हु आएगा, या पीछे पढ़ चुके हैं टेक्स्ट वीडियो के अंदर। हु डिड ही स्पीक टू, whom was that speaking to you, जी अब स्पीकिंग टू यू, अब स्पीक वर्ब है, टू यू आप ऑब्जेक्ट हैं, यू है, अब आपसे कोई बात कर रहा है, आप बात करने का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहे हैं आप, तो फिर जो बात करने वाला वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट है। हूम क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हु की, लेकिन बात करने वाला तो सब्जेक्ट है, इसलिए हम जो है इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। whom was that speaking to you गलत होगा, who was that speaking to you, वो कौन था जो आपसे बात कर रहा है। इसके अलावा इसकी एक निशानी ये भी है, यहाँ पे टू लगा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए भी तो यहाँ पे who आएगा, whom नहीं आएगा, लेकिन सेंस से पता चल रहा है आपसे कोई बात कर रहा है
ठीक है, इसका मतलब आप ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, तो हु आएगा। विच केम हेयर लास्ट नाइट, देखें विच यूज होता है जब सिलेक्शन का एलिमेंट हो। यहाँ पे सिलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही, कोई बंदा आखिरी रात को, लास्ट नाइट को कोई बंदा आया, तो विच कैसे यूज होगा, हु यूज होगा, हु केम हियर लास्ट नाइट। जी नेक्स्ट है, हु डिड यू कंसीडर इन द लेफ्ट। जी अब आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जिसे कंसीडर कर रहे हैं वो आपके कंसीडर करने का एक्शन रिसीव कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आप हैं, इसलिए उसकी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखनी है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है, आपने आपके कंसीडर करने का एक्शन उस पर हो रहा है कि आप उस कंसीडर कर रहे हैं कि वो लेफ्ट में या राइट में है। तो आपने कंसीडर किया कि वो बंदा लेफ्ट में बैठा हुआ है, वो आपका क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हु की ऑब्जेक्टिव यानी अक्यूजेटिव फॉर्म में हु आएगा, होम डिड यू कंसीडर इन द लेफ्ट। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट है, टू हु डिड यू गिव द बाइक। अब बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही बाइक आप दे रहे हैं, लेने वाला क्या, वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो रिसीव कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जो बाइक का देने का आपका एक्शन है उसको कोई रिसीव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसलिए आपने हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे, टू होम डिड यू गिव द बाइक, आपने अपनी बाइक किसे दी है। ठीक है, विद हु आर यू प्लेइंग, बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ये भी है, आप खेल रहे हैं, यानी यू क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, ये वर्ब है, आप खेल रहे हैं, किसी से खेल रहे हैं, आप जिससे खेल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि वो आपके खेलने के एक्शन को वो रिसीव कर रहा है, तो लिहाजा हु की क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा विद हुम वर यू प्लेइंग, आप किसके साथ जो है खेल रहे थे। जी व्यूअर्स, तो ये तो थी हमारी करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया आपने काम कैसे करना है। इसके बाद जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो है, तो अगर आपके यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, सारे सेंटेंस ठीक हैं, तो आप नेक्स्ट उस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से मजीद हो जाए। अगर आपकी गलतियाँ ज़्यादा हैं तो पीछे जाएँ, टॉपिक को रिवाइज करें, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और फिर अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करें। तो किसका मकसद ये है, अगर आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझना चाहते हैं तो आपको इसकी टेक्स्ट वीडियो को भी देखना पड़ेगा, और मुकम्मल अबूर जो है आप हासिल करना चाह रहे हैं तो इस करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो को भी देखेंगे, और प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो को भी आपको देखना पड़ेगा, और इन तमाम वीडियो के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका जो है इसके अंदर जो एरर्स हैं उनकी करेक्शन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों से जाना चाहूँगा, आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।